राइट गाइज, हम सॉल्व करने वाले हैं अब यहाँ पे CMA फाउंडेशन जून 2024 एग्जाम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर. इट वॉज अ वेरी नाइस पेपर. देयर वॉज अ नाइस कवरेज फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ द सिलेबस. सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ यहाँ पे पूछा गया है. एंड ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो ये है कि अगर आपने हमारी ऐप जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशन, उसमें आपने मेरे मैथ्स के एंड स्टैट्स के लेक्चर्स देखे थे, वहाँ पे मेरे साथ सम सॉल्व की प्रैक्टिस करी थी, तो ऐसा कोई भी सम नहीं है जो यहाँ पे आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते. आई हैव एक्सप्लेन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन दिस रियल एग्जामिनेशन पेपर. और तो और गाइज, हमारा जो ऐप है जहाँ पे हम ये CMA फाउंडेशन पढ़ाते हैं, सारे लेक्चर्स फॉर CMA फाउंडेशन हम पूरा फ्री में पढ़ाते हैं. देयर आर नो चार्जेस एट ऑल फॉर द लेक्चर्स पार्ट. और जो क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस, नोट्स, टेस्ट, मेंटर सपोर्ट है, उसका भी चार्ज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस जो आप हमारी ऐप में से देख सकते हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CMA फाउंडेशन, डू विजिट आवर ऐप जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशन. आप 100% पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हैं. इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स. एंड द बेस्ट थिंग इज लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है. क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस नोट्स और जो एडेड फीचर्स है, दैट इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस. सो प्लीज डाउनलोड आवर ऐप अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो. ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी अदर फर्दर टाइम, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना पेपर. देखो यहाँ पे अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा पेपर है. ये पेपर अभी आपको दिख रहा है फ्रॉम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10. वी हैव टू सॉल्व ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस. स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 से. सो दिस इज द क्वेश्चन 1. इन 30 लीटर्स ऑफ एडल्ट्रेटेड मिल्क, क्या दे रहा है यहाँ पे, 30 लीटर्स का एडल्ट्रेटेड मिल्क है. द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3. What volume of water should be added to make the ratio of milk and water as 3:7? सो अब ऐसे सम्स में अगेन लेक्चर्स में भी मैंने ये चीज़ समझाई है. यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे है मिल्क, यहाँ पे है वाटर, और हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल. टोटल कितना है क्वांटिटी, तो टोटल इट इज 30 लीटर्स. वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. वैसे भी देखिए रियल एग्जाम में MCQ बेस्ड है, आपके पास इतनी शीट्स होती नहीं है, तो मैं कोशिश ही वैसे कर रही हूँ कि आपको कम से कम स्टेप्स में यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँ. एंड सिमिलर वे यू हैव टू अटेम्प्ट इन द रियल एग्जाम, ताकि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने में नहीं जाए, ऊपर से हम जो है फटाफट आंसर तक पहुँचे. सो 30 लीटर्स आपका है टोटल. मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:3. सो इफ आई हैव टू राइट द क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल मैथ्स हमारा हो गया 7 × 30 डिवाइडेड बाई 10. ये हो गया हमारा 3 × 30 डिवाइडेड बाई 10. सो व्हाट इज माई टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर? द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 21 इज मिल्क एंड वाटर इज 9 एंड दिस इज 30. परफेक्ट. अब हमसे पूछता है सवाल, अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कितना वाटर ऐड करना चाहिए ताकि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाए. ये रेशियो इनका हो जाए 3:7. तो 7:3 से 3:7 हो जाना चाहिए. तो बेसिकली यू हैव टू ऐड वाटर. आपको वाटर ऐड करना है, तो कितना ऐड करें. अब देखो इन क्वेश्चंस में व्हाट इज द ट्रिक. आप इसे अगर ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, कि आपने एक्स लिया, ये लिया. बेस्ट है इसमें बेस्ट तरीका होता है इन सम्स में, गो बाय द ऑप्शंस. और ऑप्शंस भी बहुत स्मार्टली चूज करो. से फॉर एग्जांपल इफ यू चूज ऑप्शन नंबर यहाँ पे A, सपोज 20, तो आपने क्या ऐड किया, वाटर में ऐड किया 20. तो देखो अगर आप यहाँ 20 लिखते हो तो आपको यहाँ भी 20 लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप वाटर बढ़ा रहे हो तो टोटल लीटर्स भी तो बढ़ेगा. तो ये फिगर क्या आता है 29, ये फिगर आता है 21, ये फिगर आता है 50. देखो किसी भी एंगल में ये दिखता ही नहीं है कि ये 3:7 तक पहुंचेगा. ओके, बहुत ही स्क्यूड से फिगर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आंसर तो क्या है मेरा, गलत है. सो यहाँ पे हम 20 को चूज ही नहीं करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं. देखो यहाँ पे हमें 3:7 चाहिए, इसको यहाँ पे हम रहने देते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है कि हम 40, तो 40 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 40 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. अब देखो यहाँ पे कुछ सेंस बन रहा है, यहाँ पे कुछ सेंस बनते हुए दिख रहा है, इन द सेंस कि ये है 21, ये हो गया 49. ना 49 इज समवेयर अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 7, और यहाँ आ गया 70. तो अब देखो, अब अगर हमने इसको सॉल्व किया, तो अब अगर मैं रेशियो निकालूं मिल्क एंड वाटर का, तो वो कितना आया 21:49. 7 का टेबल, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7. 7 3s are 21, 7 7s are 49. So automatically what is my right answer? My right answer comes as option B. That is what? Option B, that is 40. So मेरा जो right answer निकल के आया वो क्या आया, 40. So question 1 का right answer is option B, 40. हम कौन से मेथड से जाएंगे guys? We'll go by the ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड. हम ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करके हमारा टाइम जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. सो दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या आ जाता है, मीन प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या आ जाता है, मीन प्रोपोर्शनल का। तो अगेन इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, हमें 2 और 8 के बीच में, 2 और 8 के बीच में क्या चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, मीन प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, हम ले लेंगे 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा दिस इज नथिंग बट 4। सो ये आ जाता है हमारा मीन प्रोपोर्शनल का सिंपल फॉर्मूला। डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 8 किया 16, 16 का स्क्वायर किया 4। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, ऑप्शन ए, दैट इज 4, राइट। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन 3 हमारे पास यहाँ पे आता है। क्वेश्चन 3 को हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 टॉक्स अबाउट P वैरीज डायरेक्टली विथ क्यूब रूट ऑफ Q। अच्छा, जो P है उसका कुछ रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन है, क्यूब रूट ऑफ Q। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ Q का। एंड P इज 4 व्हेन द वैल्यू ऑफ Q इज 8। अच्छा, P कितना होता है, P 4 होता है जब Q की वैल्यू कितनी, 8। तो अब देखो Q की वैल्यू है 8, उसका क्यूब रूट कितना हुआ, उसका क्यूब रूट हुआ 2। सो Q की वैल्यू कितनी है, इट इज गिवन एज 8, उसका क्यूब रूट की वैल्यू कितनी आई, हमने कैलकुलेट करी 2। अब P जो है वो वैरी करता है डायरेक्टली विद द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ Q। दैट मीन्स P और Q के बीच में अगर कोई रिलेशन आइडेंटिफाई करना है तो वो रिलेशन कैसे हुआ, वो रिलेशन हुआ इस तरीके से, किस तरीके से, कि जब ये होता है तब Q का वैल्यू ये होता है। सो दे हैव अ रिलेशन ऑफ 4:2। उनके बीच में जो रेशियो है वो रेशियो कैसा है, 4:2 का रेशियो है। दैट मीन्स कैसा रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। सो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि P जो है वो डायरेक्टली वैरी करता है किससे, Q के क्यूब रूट से। तो P जब 4 होता है, वैल्यू ऑफ Q इज 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना आया, 2। दैट मीन्स P और Q के बीच में कैसा रिलेशन है, 4:2 का रिलेशन है, 2:1 का है। अब हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q + 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ P इज 6। तो अब अगर P 6 है, P क्या है, 6 है, तो हम इसको चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास P कितना आया, 6, वी हैव P एज 6। हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q + 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ P इज 6। तो अब हमारे पास P अगर 6 है तो क्या हम Q निकाल सकते हैं, सबसे पहली बात, हाँ हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दे वैरी डायरेक्टली, और कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो P अगर 2 होता है तो Q क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स इसके बेसिस पे मैं क्या रिलेशन निकाल सकती हूँ, 6 इज बेसिकली इज रिलेवेंट टू 2। तो मेरे पास Q की अगर मेरे को इन प्रपोर्शन ऑफ रेशियो ऑफ P निकालना है तो वो कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ये अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 3। कैसे, बिकॉज 6:3 बिकम्स व्हाट, 2:1। तो मेरा ये रेशियो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आया, रिलेशन में 3 आया। बट अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये क्यूब रूट 3 की वैल्यू दी हुई है, तो मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई दैट इज क्यूब रूट ऑफ Q कितना आया, मेरे पास अभी आया 3 इस रेशियो के बेसिस पे। तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ 3 का क्यूब, ये इंडाइसिस की पावर है स्क्वायर, क्यूब रूट जब वहाँ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/3 था वहाँ जाके 3 हो जाएगा। तो Q मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27। अब मुझसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ Q + 1। तो Q + 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 28। तो देखो हमने यहाँ पे रेशियो की प्रॉपर्टी लगाई, तो अगर P 6 है, अगर P 6 है तो रेलेवेंट की Q की जो वैल्यू आएगी रेशियो के टर्म्स में वो कितनी आ जाएगी, वो रेशियो की टर्म्स में आ जाएगी 3। फिर हमने जानते हैं कि दिस इज बेसिकली 3 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 है। क्यों, क्योंकि उनका P का जो वैरी हो रहा है वो डायरेक्टली किससे वैरी हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ Q से हो रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ Q कितना आया, 3 आया। तो अकॉर्डिंगली Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3⁻3, दैट इज नथिंग बट 27। एंड Q + 1 कितना आ गया मेरे पास, Q + 1 मेरे पास निकल के आ गया कितना, Q + 1 मेरे पास निकल के आ गया 28। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। सो देखो इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बिकॉज इसमें आपको ये रिलेशन सेट करना, इस क्वेश्चन में ये रिलेशन सेट करना कि जो P और Q है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा आ रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है, 2:1 का रिलेशन आ रहा है। अब इसमें ध्यान देना, कई लोग गलती करते हैं कि P तो 4 है, Q कितना है, 8 है, तो रिलेशन वो कैसे निकालने की कोशिश करते हैं, वो रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं 4:8, 1:2, जबकि ऐसा नहीं है। P जो वैरी करता है वो क्यूब रूट ऑफ Q से वैरी करता है। तो दिस का हमें देखना है कि वो डायरेक्टली उससे वैरी करता है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको क्यूब रूट लेना है, और ये होगा आपका 4 और 2 का ये जो रिलेशन निकलता है कि अगर
P is directly varies with the cube root of Q. तो यहाँ पे ध्यान रखना 4 और 2 को कंसीडर कर लेना, 4 और 8 को कंसीडर मत करना, और ये निकल के आया 2:1, यानी अगर P 2 टाइम्स है Q 1 टाइम है, अगर Q 4 टाइम्स है तो P कितना हो गया 8 टाइम्स हो जाएगा. सो दैट इज द रिलेशन, और उसके बेसिस पे फिर हमने Q+1 की वैल्यू निकाली. सो इस क्वेश्चन में ये कैच था. ओवरऑल अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोला जा सकता है. अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6%, इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी दी हुई है, इंटरेस्ट रेट दी हुई है 6% पर एनम. फॉर व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस between compound interest and simple interest for 2 years is 13.5. Now this is a very easy question. हमारे को इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दी हुई है 6% पर एनम. हमें ऐसा पूछा है कि कितना सम ऑफ मनी हम करें जिससे व्हाट विल हैपन फॉर व्हाट सम ऑफ मनी, जो डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर 2 years विल बी 13.50. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, अगर आपके पास 1 रुपये है, हाउ मच रुपी यू हैव जस्ट 1 रुपी. 1 रुपी का अगर सिंपल इंटरेस्ट मैं निकालूं फॉर 2 years, 1 रुपी का सिंपल इंटरेस्ट मैं निकालूं 2 years एट द रेट ऑफ 6%, वो कैसे आएगा? सिंपल है वो तरीका. 1 इंटू हम क्या करेंगे 6% करेंगे, इंटू फॉर हाउ मेनी ईयर्स 2 years. तो ये मेरे पास कितना आया 1 इंटू 6%, 1 इंटू 6% इंटू 2, तो ये मेरे पास कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 0.12 रुपीज़ आ गया फॉर 1 रुपी. तो 1 रुपये 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना देंगे, इतना देंगे 0.12. ठीक है. अब मैं अगर इसकी बात करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं. अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं 6% पर एनम, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा कैलकुलेट, फर्स्ट ईयर का हुआ 1 इंटू 6%, दैट इज हाउ मच 1.06. अब अगले साल में कंपाउंडिंग का इफेक्ट देना है हमें, तो वापस से हम क्या करेंगे इंटू 1.06. तो 1.06 इंटू 1.06, तो हमारे पास क्या आ गया 1.1236. ना ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई. दिस इज माई टोटल वैल्यू, दिस इज नॉट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, दिस इज माई टोटल सम की वैल्यू. तो मेरे पास कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना आ गया 1 माइनस 1.1236, दैट इज हाउ मच 0.1236. तो 0.1236 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट विच आई गेट ऑन 1 रुपी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अब सवाल हमें क्या बोलते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 13.5 रुपीज़. ऐसा आप सम निकालो, ऐसा सम निकालो जिसमें जो दोनों का डिफरेंस है वो कितने के इक्विवेलेंट हो 13.5 के. तो अगर इफ आई से 1 रुपये पे जो डिफरेंस है वो कितना है 0.1236 माइनस 0.12, यानी कितना हुआ 0.0036. कैसे किया हमने 0.1236 माइनस 0.12, तो ये जो हमारे पास 1 रुपी पे जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 0.0036. तो हमें डिफरेंस कितना चाहिए 13.5 का डिफरेंस चाहिए. अब तो ये सिंपल क्या हो गया 13.5 है ना, या ये 13.5 है, तो ये कितना होगा, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया 13.5 डिवाइडेड बाय 0.0036. सो व्हाट इज माय राइट आंसर 13.5 divided by 0.036 which comes out to be 3750. तो ये मेरा राइट आंसर निकल के आता है प्रिंसिपल वाला, which is this option number C. So this was a very nice question. यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक कोई चीज़ है जिसका सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और दोनों का डिफरेंस हमें पता है. द डिफरेंस इज, हमें चाहते हैं कि वो डिफरेंस जो है वो कितना हो जाए 13.5 जैसा डिफरेंस हो जाए. तो कितना सम होना चाहिए ताकि ये चीज़ पॉसिबल हो. सो व्हाट इज माई राइट आंसर बेस्ड ऑन दिस, माई राइट आंसर कम्स टू ऑप्शन सी, दैट इज 3750. एकदम सिंपल, एकदम लॉजिकल सम है, अच्छा सम था ये. आपको बस सिंपल बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए. कई बार मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, आपको आधा जो मज़ा होता है, आधा जो ट्विस्ट एंड टर्न होता है वो लैंग्वेज का होता है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज नाइसली देन यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट हम चलते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन टाइम वैल्यू से रिलेटेड है. अ बैंक ऑफर्स 4% नॉमिनल रेट विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है. हमें फाइंड करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसका तरीका भी मैंने लेक्चर्स में हमने समझाया है आपको. इफेक्टिव रेट इसमें कैसे होगा, 4% है, ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी व्हाट इज हैपनिंग, हर क्वार्टर का कितना हो गया, एक तरीके से 111111%. कितना हो गया 1%. तो अगर मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो बेसिकली यहाँ पे मेरा पैसा हुआ 1 का 1%, दैट इज हाउ मच 1.01. कैसे किया मैंने कैलकुलेट,
1 का 1% निकालो तो ये कितना हो गया 1.01। अब क्वार्टर 2 में इसका मैं निकालूंगी 1.01, तो इसका 1.01 निकाला तो 1.01 इंटू 1.01, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1.0201। अब क्वार्टर थ्री में मैं क्या करूंगी, क्वार्टर 3 में मैं इसका 1.01 निकालूंगी। क्यों? क्योंकि मैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास हो जाएगा 1.01, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1.01 करके 1.030301। और अब फाइनली इस क्वार्टर में मेरा हो जाएगा वापस से 1.01 विच इज़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर, तो इसको कर लिया 1.01 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ गया 1.0406। सो बेसिकली व्हाट इज़ माय रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें से मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 1, मैंने -1 कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 0.046, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम टू 4.06%। तो ये है हमारा सिंपल सा रेट। द इफेक्टिव रेट कौन सी आ गई 4.06%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4.06%, दैट इज माई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रही हूँ, तो मैंने जो नॉमिनल रेट थी उसको हर क्वार्टर में तोड़ दिया 111, और अब हर क्वार्टर पे 1.1% मिल रहा है, तो हर क्वार्टर पे क्या होगा कंपाउंडिंग होगा। तो फर्स्ट कंपाउंडिंग हमने की यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकेंड क्वार्टर में, फिर ये थर्ड क्वार्टर में, एंड देन फाइनली ये फोर्थ क्वार्टर में कंपाउंडिंग करके हमारी जो रेट आ गई दैट इज 4.06। तो ये आपकी ओवरऑल वैल्यू हो गई 1 रुपी की 1.0406 माइनस प्रिंसिपल कर दो 1, तो ये आपका इंटरेस्ट का फैक्टर आया। तो आपका इंटरेस्ट परसेंटेज कितना आ गया दिस 0.046, आपने क्या डिवाइडेड बाय 1, और इससे आपकी रेट निकल गई 4.06%। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार हमारी ये जो जगह है इसे क्लियर कर लेते हैं। सम्स बढ़ते जा रहे हैं, सॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो यहाँ पे है। अब हमारे पास जो अगला सवाल आ चुका है गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ फर्स्ट एंड 50 नेचुरल नंबर्स इज। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। मुंह जबानी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसका शॉर्टकट भी है, लॉन्ग तरीका भी है। अगर किसी को शॉर्ट फॉर्मूला याद है तो वहाँ यहाँ पे कमेंट जरूर करना मुझे, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। और अगर आपको नहीं भी याद है तो हम इसका जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द सम का फॉर्मूला। n मेरे पास है 50/2 कर दिया। नेचुरल नंबर्स में फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, a इज द फर्स्ट नंबर, n यहाँ पे आया 50 -1 कॉमन डिफरेंस 1, ये मेरा सम आ गया। दिस इज 25, दिस इज 2 प्लस 49 एंड दिस इज माई सम। सो 2 प्लस 49 इंटू 25, सम मेरा कितना आ गया 1275। So option A is the right answer. The sum of first 50 natural numbers is what? Option A. Simple formula से जाना है, कोई ट्रिक नहीं है। एंड आपको मुझे बताना है शॉर्ट फॉर्मूला इसका क्या होता है फ्रॉम द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप मुझे कर सकते हैं कमेंट, और प्लीज कमेंट में लिखिएगा जरूर दैट दिस माय आंसर परटेन्स टू क्वेश्चन नंबर 6 which where ma'am has asked what is the formula, short formula for the sum of natural numbers, right? चलिए मूविंग ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। क्वेश्चन 7 पे हम आ जाते हैं। एक कार जा रही है ट्रैवल सम डिस्टेंस एट अ स्पीड। क्या स्पीड है कार की 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर। अच्छा, तो पहले कार यहाँ गई 8 किलोमीटर पर आवर में, पहले धीरे धीरे गई, और सेम डिस्टेंस उसने रिटर्न कितने की में किया 12 किलोमीटर पर आवर में। टोटल टाइम जो उसको लगा वो कितना है, टोटल टाइम इज 15 आवर्स। हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी है। आप ऑप्शंस मेथड से भी जा सकते हैं, पर ये इतना इजी कि आप इसे ट्रेडिशनली भी करोगे तो भी आपके लिए इजी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है से पता है हमारा को, डिस्टेंस इज डी। तो हम जानते हैं कि टोटल टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमारे पास टोटल टाइम दिया हुआ है दिस थिंग। अब यहाँ पे आपको D2 दूसरा भी आपको लिखना पड़ेगा। D2 नहीं है बेसिकली, ये वही D है बट दूसरा S2 और ये S1। बेसिकली जब आप टोटल टाइम आपको कितना लगा 15। कैसे लगा 15? जब आप पहली बार गए, तो जब आप यहाँ गए तो आपको कितना कवर करना था डिस्टेंस, पता नहीं, वे तो कैलकुलेट करना है। सो D/8। जब आप रिटर्न किए तो कितना टाइम लगा आपको, रिटर्न किए तो भी आपको कुछ टाइम लगा, वो मालूम नहीं कितना है। डिस्टेंस है D, ये है 12। बस ये अब आपका मैथमेटिक्स इक्वेशन हो गया, इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 15 दिस इज इक्वल टू 8, 12 का LCM 4 से हुआ 2, ये 3, ये हुआ 24, ये हुआ 3D, ये हुआ 2D, ये हुआ 15 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू D। 3 3 3 कैंसिल। सो व्हाट इज माई डिस्टेंस? माई डिस्टेंस इज 72 किलोमीटर्स। सो व्हाट इज माई राइट आंसर? ऑप्शन D इज द राइट आंसर, दैट इज 72 किलोमीटर्स। दैट इज द डिस्टेंस विच इज देयर। सिंपल सा सवाल है, इजी सा सवाल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मोर सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, if the product of the first 3 terms of a GP, if the product of the first 3 terms of a GP is 64, the middle term is,
मिडल टर्म पूछिए हमें गाइस, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछता क्या है, यहाँ पे भी बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे गलती हो सकती है इसमें और हमें कैसे नहीं करना है। क्वेश्चन 8 को पहले सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी दिया हुआ है, हम कोई भी टर्म्स एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ कॉमन रेशियो, ये एक जीपी है। हमें दिया हुआ है कि इनका जो प्रोडक्ट है, सम वगैरह नहीं है, इनका प्रोडक्ट कितना है 64 है, बेस सेम है, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1 + 2 + 3 एंड दिस इज इक्वल टू 64। देखो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको प्रॉपर फटाफट सॉल्व कर लेना है, ऐसे एक एक स्टेप नहीं करना है बिकॉज टाइम कम है। यहाँ पे तो जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी थिंग। a⁴ इज इक्वल टू 64, a⁴ इज इक्वल टू 2⁴ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो जाता है 64, 2⁴। सो हमारी यहाँ पे पावर सेम हो गई, तो हमारा बेस की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ अब जल्दबाजी में बच्चा क्या करेगा, इस 2 को सिलेक्ट कर लेगा, जबकि ऐसा नहीं करना है। सवाल क्या पूछता है, मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म क्या है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपको निकालना है। सो ए स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर विच इज 4। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ये गलती मत करना जल्द, और इसीलिए देखो वो लोग भी कंफ्यूज करने के लिए ना ऑप्शन ए में 2 डालते कि ओह 2 आ गया, फटाफट स्टूडेंट वो टाइप करो, और इसीलिए हमारे मार्क्स गलत हो जाते हैं। तो समझो क्वेश्चन में पूछा क्या है एंड देन सिलेक्ट करो। दैट वाज क्वेश्चन 8, एपीजीपी का सवाल था, बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन गाइस टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कम्स टू सेट वाला क्वेश्चन आता है ये, ओके। तो क्वेश्चन 9 में हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है, देखा हुआ है, देखते हैं। ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट सच दैट एन ऑफ यू इज व्हाट 800, n of a is equal to 300। ये n of u is मतलब number of terms in that universal set, number of terms in that a वाला set, right? और अब हमारे पास आता है n of b which is equal to 400। n of a and b का दिया हुआ है हमें 100। हमें पूछा है the number of elements कितने होंगे in this particular set which is a complement and b complement, ठीक है। अब इसको करने का तरीका सिंपल, याद होने चाहिए आपको फॉर्मूले गाइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो होता है ना, दिस थिंग इज बेसिकली माय यूनिवर्सल सेट माइनस, सॉरी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी के भी फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। दिस माइनस व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज देयर इन ए और बी। तो हमें सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि ये अगर हमें निकालना है तो ये यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं माइनस आप ये कर दो ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो निकल के आ रहे हैं इधर ए और बी। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन ऑफ ए यू बी, वो कैसे होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए एंड बी बोथ। सो दिस इज वेरी इजी। ये आया मेरे पास 300 ये वैल्यू, ये मेरे पास आई 400 ये वैल्यू, और मेरे पास आ गई -100, तो ये मेरे पास कितना आ गया 600। तो आई हैव द वैल्यू ऑफ दिस, यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 800 माइनस 600, तो इसका आंसर कितना आ गया 200। सो व्हाट इज माय राइट आंसर, माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 200। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, आपको क्या याद होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अगेन मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और उसके बहुत सारे सम्स भी सॉल्व करे हैं। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो ये सम आपके लिए क्या हो गया, एकदम ऐसे चुटकी वाला सम हो गया। कैसा हो गया, चुटकी वाला। चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, वो भी सेट के ऊपर ही आता है। तो हम देखते हैं उस सवाल का सोल्यूशन कैसे करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 10 है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन 10 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, 1 सेकेंड, या ए की वैल्यूज हमें दी हुई है क्या क्या 1 2 3 एंड 4, ओके, एंड बी की वैल्यू हमें दी हुई है कितना 3 5 एंड 7, राइट। नाउ हमें क्या पूछा है, एक बार इसको, हाँ, अब हमें पूछा है a माइनस बी एंड b माइनस ए की वैल्यू क्या है। अब देखो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में तो हो पर b में नहीं हो, ठीक है। सो ए और यूजुअली ए और ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों में से या तो इसमें या इसमें। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में होना चाहिए और बी में वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ए में तो हो पर वो वैल्यू बी में नहीं होनी चाहिए। तो इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू 1, क्या मैं 1 ले सकती हूँ, हाँ 1 ले सकती हूँ क्योंकि वो सिर्फ ए में है, वो बी में नहीं है। 2 ले सकती हूँ, हाँ मैं 2 ले सकती हूँ। 3 ले सकती हूँ, नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पे भी अवेलेबल है तो मैं 3 को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। 4 ले सकती हूँ, हाँ मैं ले सकती हूँ, तो 4 ले लिया। ये हुआ मेरा a माइनस बी। अब हम जानते हैं b माइनस ए, क्या देखते हैं अब
अब हम निकालेंगे b माइनस ए, तो b माइनस ए यानी b में होना चाहिए और a में नहीं होना चाहिए। तो b में 3 है, b में 3 है यहाँ पे, हाँ क्या a में भी है, तो क्या हम 3 को ले सकते हैं यहाँ पे? नहीं, हम नहीं ले सकते, तो 3 नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट की वैल्यू चलते हैं, दैट इज 5 है यहाँ पे, नहीं, तो 5 यहाँ, सॉरी यहाँ पे 5 है, 7 है, और क्या ये a में है? नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं उन्हें? हाँ ले सकते हैं, तो यहाँ ले लिया 5 एंड 7। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई? a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 4, और b माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एंड 7। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a माइनस b यूनियन b माइनस a, यानी या तो वो इसमें हो या इसमें हो। तो बेसिकली अब हम इनकी वैल्यूज निकालें, तो हम पहले a माइनस इसकी देख ले, तो ये आ गई 1 2 4, क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं, तो यहाँ आ गया 5 7 इसके, और इसके सारी वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज आ गई। सो व्हाट इज माय राइट आंसर? माय राइट आंसर कम्स टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 2 4 5 7। अब देखो गलती मत करना, कई लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दबाजी में, पर वहाँ पे 3 है, बट 3 चीज हट जाएगी बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो हमने अभी फाइंड आउट किया। सो व्हाट इज माय राइट आंसर? ऑप्शन डी, विच इज 1 2 4 5 7, राइट। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। इनफैक्ट दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे हाँ आपको ट्रेडिशनली जो आपको मैथमेटिक्स है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो सवाल है दैट पर्टेन्स टू लॉगरिथम एंड इंडाइसेस, एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन इन द लेक्चर्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 11। इफ 300 to the power 8 this is equal to 65.61 into 10 to the power x, और हमें पूछी है किसकी वैल्यू? हमें पूछी है द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब इस सम को सॉल्व करने का एक तरीका है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली व्हाट हैपेंस ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज भी कितनी अजीब सी है, 365.61। तो ऐसे सम्स में फर्स्ट ट्रिक जो आपको करनी चाहिए वो ये है, आपको लगा दो सीधा लॉग, LHS RHS में लॉग लगाओ और इसको सॉल्व करो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं log ऑफ 300 to the power 8 दिस इज इक्वल टू log ऑफ 65.61 into 10 to the power x। अब आपको बहुत सारी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पे खेलते रहना है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, सो दिस इज समथिंग बेसिकली log a to the power n, जिसको मैं लिख सकती हूँ n log a, राइट। दिस इज समथिंग व्हाट, दिस इज समथिंग log m n, और इसको मैं करके लिख सकती हूँ log m प्लस log n। एंड देन इनफैक्ट अब इसके हिसाब से अगर आप, जब ये n है, यहाँ पे n कितना है? 10 to the power x है, तो यहाँ पे इस बेसिकली जब आप log 10 to the power x लिखोगे तो यहाँ पे फर्दर आप x log 10 कर पाओगे, जो मैं आगे की स्टेप में सिखाऊंगी। कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए? इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग यूज़ करते हुए। तो हमारे पास जो LHS आ जाता है, हमारे पास जो LHS आ जाता है वो क्या आता है? ये हो जाता है 8 log 300, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू log 65.61 प्लस log ऑफ 10 to the power x। इसको भूल मत जाना, ये तो निकालना ही है, उसकी पावर है, उसको लेके चलना है। ये log mn का m है और ये पूरा n है, 10 to the power x। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अब हमारे पास ये क्या आया? इस चीज़ को देखो गाइस, हम कैसा लिख सकते हैं? 8 log 3 into 100। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको सिंप्लीफाई करने की, 10 की वैल्यू लाने की, log 10 की वैल्यू लाने की। ये 300 है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, ये 6561 है। अगर आप एक चीज़ देखो, 6561, अगर आप 3 to the power 8 करते हो ना, इफ़ यू डू 3 to the power 8, वो वैल्यू पता है क्या निकल के आती है? वो वैल्यू निकल के आती है 6561। करो अभी कैलकुलेटर पे, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कितना आया? 81। 3 अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, 81 into 3 5, 81 into 3 6, 81 into 3 7, 81 into 3 6561 8 बार। तो अब मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? इसको मैं लिख सकती हूँ log 6561 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल हटा दिया मैंने, और इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ x log 10, राइट। इसमें भी कोई गलती नहीं, एकदम राइट है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम फर्दर। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ गया? 8 log 3 प्लस 8 log 100, log mn की मैंने वैल्यू निकाल दी यहाँ पे फटाफट, और मेरे पास यहाँ पे आ गया log 6561 माइनस log 100 और प्लस x। क्यों प्लस x? क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 8 log 3 प्लस 8 log, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 का स्क्वायर लिख के सकती हूँ 100%, बिकॉज log 100 है, 100 इज 10 का स्क्वायर। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? log 3 to the power 8, वाई? बिकॉज 3 to the power 8 is 6561।
और इसको मैं क्या से लिख सकती हूँ, log 10 का स्क्वायर, और ये प्लस x, ये तो मुझे निकालना ही है, तो मेरे पास आ गया 8 log 3 प्लस 8 इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 log 10 and this is equal to 8 log 3, this is minus 2 log 10 and this is my x. अब देखो हुआ क्या, ये 8 log 3 कैंसिल हुआ, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 18 log 10 और ये हो गया x. log 10 क्या होता है 1, so 18 is your x की वैल्यू. सो ये है ट्रेडिशनली इस सम को सॉल्व करने का तरीका. आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर शॉर्टकट. इफ देयर इज एनी शॉर्टकट आप x की वैल्यू अलग अलग आके कर सकते हो. आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी अगर इफ यू हैव फिगर आउट एनी अदर मेथड. बट ट्रेडिशनली ये सम सॉल्व करना इज मच ईजियर. हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट कुछ सम्स जल्दी हो जाते हैं, कुछ टाइम ले जाते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना पड़ता है. सो व्हाट इज माय राइट आंसर, ऑप्शन सी विच इज 18. क्वेश्चन 12 पे आते हैं हम. क्वेश्चन 12 हमारे पास आता है यहाँ पे. क्वेश्चन 12 हम सॉल्व करते हैं. इफ 3 to the power x minus y is equal to 27 and 3 to the power x plus y is equal to 243. तो ये दो वैल्यूज है हमारे पास, दो इक्वेशंस है, हमें x की वैल्यू फिगर आउट करनी है. बहुत लल्लू सवाल है, एकदम इजी सवाल है. हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ 3 to the power x minus y is equal to 3 का क्यूब. 27 कैन बी केप्ट एज 3 का क्यूब. तो इसके बेसिस पे हमारा जो बेस है वो सेम हो गया, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको देखें तो 3 to the power x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 3 to the power 5, राइट. 3 to the power 5 9 27 3, या तो 3 to the power 5 इज बेसिकली 243. तो हमारा बेस सेम हो गया, तो यहाँ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8. हमने इक्वेशंस को ऐड कर दिया और x मेरा क्या निकल के आ गया 4. सो व्हाट इज माय राइट आंसर, माय राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 4. तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई मेरे पास 4. बस परफेक्ट है, इक्वेशंस का सिंपल सा एकदम इजी सा सवाल है. और इंडाइसिस की प्रॉपर्टी हमने ध्यान रखी, इंडाइसिस की भी प्रॉपर्टी देखी और हमने ये देखा कि हम किस तरीके से इसको वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 13. अब देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन 13 है ना, ये आपको मेरी ऐप में से देखना रहेगा. सेम क्वेश्चन गाइस, सेम क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया इसका सोल्यूशन. इसको सॉल्व करना है तो आपको देखने हैं मेरे लेक्चर्स आपको देखने हैं फॉर लॉगरिथम चैप्टर, जो आपको मिलेंगे हमारी ऐप में, जिसकी लिंक मैंने दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन में. बैठे का बैठा डिट्टो समय, प्लीज आप वहां से रेफर कीजिए फॉर फाइंडिंग दिस कंप्लीट सोल्यूशन. हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 हमारे पास है. क्वेश्चन 14 हमें क्या कहता है, दी एलसीएम. किसका एलसीएम पूछा है यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या है. अगेन कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है. इसको मैं लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. कॉमन चीज़ें निकाल लो फटाफट. 3 फैक्टोरियल आ गया, फिर ये एक 4 यहाँ पे आ गया, 4, अब बचा कौन 5, तो हमारे पास आ गया ये, तो ये आया 5 इंटू 4 इंटू 5 3 factorial, which is nothing but 120, which is basically 5 factorial also. So the LCM is option C, 120. सिंपल सा सवाल एकदम. बस हमें क्या अलग चीज़ है यहाँ पे कि फैक्टोरियल टर्म्स में दिया हुआ है, बट हम जानते हैं कि LCM हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमने अलग अलग वैल्यूज में रखा उसको और कॉमन फैक्टर्स निकालते गए, सारे यहाँ पे आ गए, और जो नहीं थे कॉमन उनको अलग से मेंशन कर दिया. सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन 14. अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल है क्वेश्चन 15. अब ये ना क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है. अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स हैज 2 डायगोनल्स. एक आपके पास कोई पॉलीगॉन है, ठीक है, और उसमें दिया हुआ है कि उसके 2 डायगोनल्स है. कितनी डायगोनल्स है, 2. तो हमें पूछा है वैल्यू ऑफ n, मतलब वो कितने साइड का पॉलीगॉन है. पॉलीगॉन क्या होता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागॉन हो सकता है, पेंटागॉन हो सकता है, राइट. तो हमें पूछा है कि ये कौन सा पॉलीगॉन है, उसकी वैल्यू ऑफ n कितनी है. ये ऐसा एक पॉलीगॉन है जिसकी कितनी डायगोनल्स है, 2 डायगोनल्स हैं. तो देखो अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं भी पता, आप कॉमन सेंस लगाओ. 2 डायगोनल्स कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई स्क्वायर हो, कोई रेक्टेंगल हो, कोई 4 साइड वाला पॉलीगॉन हो. सो द वैल्यू ऑफ n कितनी आई हमारी, द वैल्यू ऑफ n इज 4. सो यहाँ पे इवन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, आई टेल यू द फॉर्मूला ऑल्सो यहाँ पे
फॉर यू, देखो एक फॉर्मूला भी होता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालनी है किसी भी पॉलीगॉन की, चलो ये तो एक रेक्टेंगल था जिसके हमें पता है कि 2 ही है, सपोज एक हेक्सागन है जिसमें 6 साइड्स होती, तो उसकी कितनी डायगोनल्स होंगी, तो फॉर्मूला है ये 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है 3, सो 3 इंटू 3 कितनी होंगी 9। तो ये देखो, ये आप ऐसे 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 अलग अलग तरीके से करोगे कैलकुलेट, तो आपकी 9 डायगोनल्स आएंगी। तो एक फॉर्मूला है ये, बाय चांस आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं भी याद आया, n(n-3/2), देखो अब तो भूलना ही मत, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने लेक्चर्स में भी बताया है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद आता है तो भी ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर 2 ही डायगोनल्स है तो वैल्यू ऑफ n कितनी आई 4। ये सवाल करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। और ऐसा ही अप्रोच आपको एग्जाम में रखना है कि अगर इस सवाल में मेरे को 10 सेकंड लग भी रहे हैं, मैं लगा देती हूँ, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो मैं ऐसे सम्स पे लगा देती हूँ जो हल्के से लंबे होते हैं, और इसीलिए को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और इसीलिए आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की प्लीज़ आप लोग पूरी मॉक एग्जाम ज़रूर दीजिए। हमारा कॉन्सेप्ट एजुकेशन में फॉर CMA फाउंडेशन हर बैच के लिए हम NTS कंडक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं नेशनल टेस्ट सीरीज। हम एग्जाम के पहले कुछ मॉक एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, और वो मॉक एग्जाम्स पैन इंडिया लेवल पे होती है। ऐसे ही हम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, जैसे कि रियल एग्जाम का, और तब आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो कि कितना टाइम किस क्वेश्चन पे हमें स्पेंड करना है। चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 हमारे पास है। क्वेश्चन 16 है हमारे पास। क्वेश्चन 16 कहता है एक्सप्रेस दिस थिंग इनटू फैक्टोरियल टर्म्स। अच्छा, तो अब देखो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, डी है। यहाँ पे मुझे क्लियरली जो ऑप्शन दिख रहा है ना राइट, वो दिस इज ऑप्शन सी। कैसे ऑप्शन सी क्लियरली राइट है? ये है 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज डिवाइड हो गया 4 फैक्टोरियल से, क्या चीज़ कैंसिल हो गई? ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या? सिर्फ ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, या 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ये हमारा मैच हो गया। सो व्हाट इज माई राइट आंसर? सी इज राइट आंसर। अगेन आपको ऑप्शंस देख के समझना है। देखो ये माइनस वाला तो लग ही नहीं रहा सही है, ये तो लग ही नहीं रहा गलत है। हाँ, ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, पर ध्यान रखना ऑप्शन ए में 5 फैक्टोरियल हो रहा है डिवाइड, पर जबकि हमें ऊपर में यहाँ 5 चाहिए। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन 17 है हमारे पास यहाँ पे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? रूट्स का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा इज व्हाट, इट इज इक्वल टू c बाई a। तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा c बाई है और इसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज 3, c कितना है? 6, और ये a कितना है? ये a जो हमें फिगर आउट करना है। तो हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 बाई 3 विच इज नथिंग बट 2। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ a। अब हमें क्या इक्वेशन मिल गई? अब हमारे को इक्वेशन मिल गई, हमारी इक्वेशन हो गई 2x² प्लस 2x प्लस 6। अब हमें क्या फिगर आउट करना है? हमें फिगर आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, जो हम जानते हैं क्या होता है माइनस b बाई a। तो हमारे पास -2 बाई 2 दैट इज -1 इज माई आंसर। सो व्हाट इज माई राइट आंसर? माई राइट आंसर इज ऑप्शन बी -1। ध्यान रखना ऑप्शन ए मत सिलेक्ट कर लेना, ऑप्शन ए +1 है, ऑप्शन बी इज -1। ये हो गया हमारा सवाल क्वेश्चन 17। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल गाइस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 ये भी वापस से इक्वेशंस का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन 18 है हमारे पास यहाँ पे, ये कहता है इफ द इक्वेशन x² माइनस p प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5। अब देखो इसमें ये पूरा c है, ये पूरा b है, ध्यान रखना इस चीज़ को। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? विद द साइन ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 0 एंड दे हैव इक्वल रूट्स। द वैल्यू ऑफ p इज, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। इक्वल रूट्स का मतलब पता है क्या होता है? इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि ये जो b² माइनस 4ac है ना, दिस विल बी इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। और हमें पूछा है इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ p। क्या पूछा है हमें? द वैल्यू ऑफ p यहाँ पे हमें पूछा है। तो अब हमें फिगर आउट करना है। तो हमें ये पता चल गया है, इसके बेसिस पे हम इक्वेशन में से हम वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। तो मेरे लिए b² क्या हो गया? p प्लस 4, भले माइनस लिखना है इस चीज़ का, होल स्क्वायर प्लस
सॉरी, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 a कितना है 1, इसका तो कोई कोएफिशिएंट 1 ही है, इनटू c कितना है 2p + 5, 2p + 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में हमारे पास क्या बचा, p² + 4 × 2p + 16 -4 2p + 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। p² + 8p + 16 -8p और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, -20 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 8p से 8p कैंसिल हो गया, p² -4 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिख सकती हूँ p² इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया p² इज इक्वल टू 4। अब हम जानते हैं यहाँ पे इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं दैट p could be +2, इवन p could be -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है और +2 का स्क्वायर भी 4 है। सो मेरे लिए द राइट आंसर दैट कम्स एट ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी मेरे लिए राइट आंसर आ जाता है, दैट इज +-2। राइट गाइज, चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगेन गाइज ये पूरा सवाल हमने एज इट इज सॉल्व किया है हमारे लेक्चर्स में, तो इस सवाल को देखने के लिए प्लीज आप हमारे लेक्चर्स को देखेंगे, ये वाला सवाल आप देखेंगे हमारे लेक्चर्स में। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास आ जाता है एक इंटीग्रेशन का सवाल। तो इंटीग्रेशन का जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन 20 है हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x + 3 to the power 4, हमें निकालना है dy/dx। dy/dx में अगर आपने मेरी डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स देखे तो हमें एंड गोल तक पहुंचना रहता है। तो सबसे पहले इस चीज़ का डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 2x + 3। हमारा क्या डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, नहीं अभी बाकी है। अब कौन सी टर्म को देखना है, अभी हमने पूरी इस टर्म को देखा था, अब हमें सिर्फ किसको देखना है, हमें इतनी सी टर्म को देखना है। तो इसका dy/dx कितना होगा, तो बेसिकली यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका dy/dx कुछ होगा नहीं, 0, इट विल नॉट बी हैव एनीथिंग। तो इसका dy/dx कितना होगा, × 2। सिंपल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज है, तो पूरा आंसर आ गया 8 × 2x + 3, सॉरी यहाँ से पावर हो गई 3, क्योंकि dy/dx जब आप करते हो ऑफ एनीथिंग, dy/df ऑफ x टू द पावर n कितना हो जाता है, n x टू द पावर n-1, तो उसकी वजह से यहाँ पे 3 रह गया। और ये जो × 2 किया ना, वो याद रखना वो क्यों किया, क्योंकि हमें एक एक वैल्यू अंदर तक पहुँचना है। तो dy/dx ऑफ 2x भी क्या होगा, × 2, उसकी वैल्यू की वजह से हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किसको, 2 को। सो व्हाट इज माई राइट आंसर, माई राइट आंसर कम्स टू दिस थिंग, 8 × 2x + क्यूब, 2x + 3 का क्यूब। सो व्हाट इज माई राइट आंसर, माई राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो जल्दबाजी में ऑप्शन ए मत सिलेक्ट कर लेना, वहाँ 4 है, जबकि 2x के जो 2 की वैल्यू वो उसमें मल्टीप्लाई होनी बाकी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन 20। आगे चलते हैं टुवर्ड्स सम, ओके अब थोड़े थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं, हल्के फुल्के इजी क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे आए हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सर्विंग सम मैटर इज, जो गवर्नमेंट एजेंसी डेटा कलेक्ट करती है वो मैटर क्या होता है, तो वो मैटर जो होता है गाइज, दैट मैटर इज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इट इज नॉट जस्ट प्राइमरी, इट इज नॉट जस्ट सेकेंडरी, इट कैन बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड ग्राफिकली। तो अगर आपको ग्राफिकली मोड की वैल्यू फिगर आउट करनी होती है तो उसके लिए आप कौन सा डायग्राम यूज करते हो, तो उसका राइट आंसर इज हिस्टोग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम में जो आया है आपको, कि अगर आपको मोड ग्राफिकली फाइंड करना है तो वो कौन सा डायग्राम होता है, दैट इज हिस्टोग्राम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज रिक्वायर्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, हम जानते हैं मीडियन होता है। मीडियन के लिए आप कैलकुलेट करते हो क्या, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, एंड वो एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत बड़ा टेबल बनता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है। एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स, जो अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट्स का एवरेज होता है उसको हम कहते हैं क्लास मार्क, सो वी कॉल इट क्लास मार्क। सो द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट को कहते हैं क्लास मार्क। नाउ आता है हमारे पास अगेन एक सम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 25। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन 25 जिसे हमें सॉल्व करना है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ 10 observations measured from 30 is 20, the arithmetic mean of the observation is। अब ये मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वो वाला चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है, बट इस क्वेश्चन को लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। सो सपोज आपकी 10 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 s4, हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, यानी हमने किया, और डिविएशंस किससे आ रहे हैं, फ्रॉम 30। So basically x1 minus 30, x2 minus 30, x3 minus 30 goes on and on, x10 minus 30. So the algebraic sum
ऑफ द डिविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 इज 20, यानी आप इन सबको अगर ऐड कर दोगे तो ये जो डिविएशंस का सम आया है दैट सम इज 20. हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, 10 ऑब्जर्वेशंस है. आप डिविएशन कितने में, किस में से निकाल, क्या वैल्यू से आप डिविएशन निकाल रहे हो, आप डिविएशन निकाल रहे हो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 30. और इन सब का सम आता कितना है, इन सब का सम आता है 20. हमें इस डेटा के बेसिस पर मीन फाइंड करना है. तो इज दिस एन ईजी पार्ट नाउ, वेरी ईजी. तो अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ. सो x1 माइनस 30 प्लस x2 माइनस 30 प्लस x3 माइनस 30 प्लस गोज ऑन एंड ऑन plus x10 minus 30 and this is equal to what, this is equal to 20. तो अब मैं x1 plus x2 plus x3 goes on and on till x10 कर देती हूँ और minus 30 कितनी बार आ रहा है, 10 बार, इसको मैंने 20 कर दिया. तो अब मेरे पास यहाँ पे x1 से लेके x10 तक की वैल्यू है और ये हो गया 300 plus 20, this is 320 और 320 divided by 10, 32 is my mean. मैंने डिवाइड बाय 10 क्यों किया गाइस, ये मेरे सारे ऑब्जर्वेशंस का सम है, मुझे निकालना है मीन. 10 ऑब्जर्वेशंस है, मैंने डिवाइड कर दिया, मेरा मीन आ गया कितना, 32. सो देखो इस क्वेश्चन में जो कैच है ना, इस क्वेश्चन में जो कैच है वो है इसकी लैंग्वेज. इसकी लैंग्वेज में जो ये लिखता है कि सम ऑफ द डिविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 30, यानी हर ऑब्जर्वेशन को आप करो 30 से माइनस, उन सारी वैल्यूज को ऐड करो, दैट इज 20. तो उसके बेसिस पे अब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, विच इज़ अ वेरी इजी टास्क. अब वो डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा क्योंकि मुझे सारे ऑब्जर्वेशंस का सम मिल चुका है एंड मेरे पास है 10. सो नाउ द राइट आंसर दैट आई हैव इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 32. सो इट्स इजी. लैंग्वेज पढ़ना आपको आना चाहिए, लैंग्वेज में क्या कैच है, क्या बोलना चाह रहा है, उससे आपको पता होना चाहिए. चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर सम स्पेस फॉर आवर सम्स. अब वो ना स्टैटिस्टिक्स वाले वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लगेंगे, जहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे. सो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 26. क्वेश्चन 26 है हमारे पास, क्या कहता है ये, हमें हार्मोनिक मीन हमें दिया हुआ है किस किस का, 2a एंड 8 का. कितना है हार्मोनिक मीन, 24/7. हमें वैल्यू ऑफ a निकालनी है. ठीक है, निकाल सकते हैं. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3. हार्मोनिक मीन इज व्हाट, 24/7. n कितना है मेरे पास, 3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8. 8 है ना, या. अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको मैं a ऐसे लिख देती हूँ. अब ये सिंपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 एंड दिस इज इक्वल टू 1/, अब एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम कितना हो गया, 8a, यहाँ आ गया 4a, यहाँ आ गया 8 और यहाँ पे कितना आ गया, सिर्फ a. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आया 3, ये कैंसिल हुआ 8 से, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 8/7. आई कैन राइट इट एज 8/7, येस. एंड ये ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, 8a डिवाइडेड बाय 5a प्लस 8. 5a प्लस 8. आई होप मैंने जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक नहीं करी है. नो, आई थिंक एवरीथिंग लुक्स प्रीटी गुड. अब इसको सॉल्व करते हैं. 8 से 8 कैंसिल, यहाँ आ गया 5a प्लस 8, यहाँ आ गया 7a. 8 इज इक्वल टू 2a. a मेरे पास कितना आ गया, 4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट आई हैव, द वैल्यू ऑफ a दैट आई हैव इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. नोटिस कर लो कितनी बार ऑप्शन बी आ रहा है राइट आंसर में. ऑप्शन ए जबरदस्ती वो लोग गलत देते हैं, जस्ट 2 या ऐसा कुछ, ताकि बच्चा जल्दबाजी में वो ले. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो, you have to be very very alert which option you are right, because कई बार हम सोल्यूशन तो सही निकाल देते हैं, बस ऑप्शन गलत सिलेक्ट करने लग जाते हैं. सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 26. स्टिल हाफ वे टू गो गाइज, और भी सवाल हमें सॉल्व करने हैं. एक एक सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. अगला सवाल जो हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. सो क्वेश्चन 27 हमारे पास आ चुका है. द वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5. x और y के बीच में रिलेशन ऐसा है. मीन, मीडियन और ओके मीन हमें मीडियन दिया हुआ है, हमें मीडियन ऑफ किसका, x दिया हुआ है दैट इज 4 एंड मोड हमें दिया हुआ है किसका, y का. नहीं, मोड भी हमें x का ही दिया हुआ है, सॉरी. मोड ऑफ x हमें दिया हुआ है 5. हमें फाइंड करना है मीन ऑफ y. तो क्या सबसे पहले हम इस डेटा के बेसिस पे हम मीन ऑफ x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमारे पास मिल गया तो हमारे पास ये इक्वेशन है, हम वैल्यूज पुट करके मीन ऑफ y निकाल सकते हैं. तो क्या हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल है,
100% पॉसिबल है। तो इसके लिए आई शो यू द फॉर्मूला। ये है हमारा फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है आई शो यू, ये फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल है तो क्या आप रिमेनिंग डेटा निकाल सकते हो? तो यहाँ पे मोड कितना हो गया 5, व्हाट इज योर मोड 5, मीडियन कितना है आपका 4, तो यहाँ लिख दिया 4, माइनस 2 इंटू मीन कितना है, नहीं वही तो हमें फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे मीन इस तरीके से छोड़ देती हूँ। तो ये हो गया 2 मीन इधर ले आए, 12 माइनस 5, सो 2 मीन इज इक्वल टू 7। तो मीन कितना आया x का 7/2। ठीक है, ये मेरे पास है। अब मेरे पास एक इक्वेशन है ये वाली 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको देखती हूँ तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मेरे पास मीन की वैल्यू है x की, तो अब मैं ये x की मीन की वैल्यू यहाँ डाल देती हूँ और फिर जो y की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ y, जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ y, वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो नाउ माई इक्वेशन लुक्स लाइक 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 4 इंटू 7/2 माइनस 3y बार, मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू 5, ये 2 से 2 गया, दिया है 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 3y बार, 9 इज इक्वल टू 3y बार, सो y बार कितना हो गया 9/3 विच इज नथिंग बट 3। तो मेरा 3 इज द राइट आंसर। सो द मीन ऑफ y इज व्हाट? द मीन ऑफ y इज ऑप्शन ए, दैट इज 3। तो मेरा राइट आंसर क्या निकल के आया क्वेश्चन 27 का? इट्स 3, राइट। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। ओके, सो क्वेश्चन 28 है हमारे पास, द रेंज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। नाउ दिस इज अगेन सच एन ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 की बात करें, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हमें चाहिए। अब देखो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, अब आपको इसको बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो ऐसे नंबर जिसके और कोई फैक्टर्स नहीं निकलते, जैसे कि वो नंबर्स कौन से हुए 2, 3, 5, 7, 11। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, इसके तो फैक्टर्स है ना 2 इंटू 2। 6 प्राइम नंबर है? नहीं, इसके भी फैक्टर्स है 2 इंटू 3। 8 है? नहीं है, क्यों? 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 9 है? नहीं है, तो क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3। तो जिसके फैक्टर्स नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आपके कौन हुए? 2, 3, 5, 7, 11। ध्यान रखना 1 इज नेवर अ प्राइम नंबर। तो हमें पूछा है रेंज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। नाउ दिस इज सच अ लल्लू सवाल, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे, आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन है, और फिर वो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स निकले। अब रेंज मेरे लिए क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 11 माइनस 2, तो व्हाट इज माय रेंज? 9। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी, बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन 29 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 29 है हमारे पास। क्वेश्चन 29 हमें बोलता है फॉर अ सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। तो n कितना है मेरे पास? 10। समेशन ऑफ x हमें दिया हुआ है 20, समेशन ऑफ x स्क्वायर हमें दिया हुआ है 200। हमें पूछा है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। सो सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x अपॉन n होल स्क्वायर। देखो अब ये सारा गेम वो हो गया कि आपको कितने फॉर्मूले याद है। The more formula you remember, the more closer you will be in getting the right answers. इसीलिए I always say फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, लिख लिख के कोशिश करो। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इटसेल्फ के बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मूलेस होते हैं, अगेन जिसका चार्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर्स में प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको वो चार्ट चाहिए तो आप लेक्चर ज़रूर देखना। वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक बिकॉज इसमें इतने फॉर्मूले हैं, उसका बहुत डिटेल में मैंने एक ऐसा समरी चार्ट दिया कि अगर आप वो देख लोगे आपको कभी स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज 200 डिवाइडेड बाय n कितना है हमारा? n इज 10 माइनस समेशन ऑफ x दैट इज 20 बाय 10 का होल स्क्वायर। ये हुआ मेरे पास समेशन 20 माइनस 2 का स्क्वायर, 20 माइनस 4, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज 4। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 4। सो दैट वाज क्वेश्चन 29। अगेन क्वेश्चन 30 हमें है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, Q1 दिया हुआ है इस तरीके से। दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन इन द लेक्चर्स। ये देखने के लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तो हमारी ऐप में चाहिए, फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल है। सिमिलर सम, ऑलमोस्ट सेम सम हैज बीन सॉल्व्ड देयर।
Moving on towards the next question we have, guys, is question 31. Question 31 belongs to basically correlation and regression. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन 31 में. क्या क्या वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन 31 की अगर हम बात करें? सो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई हमें दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 12. वेरियंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, दैट इज 9. वेरियंस ऑफ वाई हमें दिया हुआ है, दैट इज 25. और हमें पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स एंड वाई के बीच में. सो अब इसका सिंपल फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. तो हमारे पास अगर वेरियंस है तो क्या मैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकाल सकती हूँ? 100%. इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो दिस इज 3 एंड दिस इज 5. बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज वेरियंस, तो वेरियंस का स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डिविएशन. कोवेरियंस की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5. ये हो गया 12/15. 12/15 डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0.80. सो व्हाट इज माई राइट आंसर? माई राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.80. इजी क्वेश्चन है, सिंपल. अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जाम में, इसीलिए आई ऑलवेज से प्लीज गाइस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो. एंड मैंने लेक्चर्स में सारे फॉर्मूलेस को बहुत नीटली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बताया, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट के भी बहुत सारे फॉर्मूले. सो दे यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पे आप सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हो, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो. अब आते हैं हम टुवर्ड्स क्वेश्चन 32. क्वेश्चन 32 की वैल्यूज पूछा हुआ है. वेरियंस ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 144. देखो अब लिख ही लिया है तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकाल ही लेते हैं, विच इज 12. पता ही लगना है, आने वाला आ सकता है काम में. फिर हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई. अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई यहाँ पे हमें दिया हुआ है 18. और हमें दिया हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0.90. हमें जो फिगर आउट करनी है वो करनी है दिस वैल्यू बी ऑफ वाई एक्स, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x. इसको ध्यान रखना, कैसे बोलते हैं, जब b आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, r जो रहता है दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, b क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट. और yx का मतलब क्या होता है, y ऑन x. इसकी मैंने ट्रिक बताई थी लेक्चर्स में. जब भी इस तरीके से दिया होता है तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर. यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड होता है, तो ये जो बाद में आती है ना वैल्यू y ऑन x, उसकी चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी. अगर ये चीज़ होती है b ऑफ एक्स वाई तो हम इसको कैसे लिखते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y स्क्वायर. जिसके ऊपर हमें वैल्यू फिगर आउट करनी, लाइक y ऑन x है तो डिनोमिनेटर में x का स्टैंडर्ड डिविएशन, b x ऑन y है तो डिनोमिनेटर में y का स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया. अब हमें क्या निकालना है, हमें तो यही वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे है बी वाई एक्स की. अब बाकी वैल्यूज हैं क्या हमारे पास? हाँ, हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? सो देखो, इसकी बेसिस पे मैं क्या फिगर आउट कर सकती हूँ, आर ऑफ एक्स वाई की बेसिस पे मैं कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ. स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई. ये वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज 0.90. कोवेरियंस नहीं पता, वही तो निकालना है. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया? 12. हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई कितना दिया हुआ है? 18. अब इसके बेसिस पे 12 इंटू 18 इंटू 0.90 आई कैन फाइंड आउट द कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. अब इसे सॉल्व कर लो. 12 इंटू 18 इंटू 0.9 दैट इज 194.4. अब मुझे निकालना है बी वाई एक्स. दिस इज इक्वल टू व्हाट, 194.4. स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का स्क्वायर हमें चाहिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें 144, तो हम ये कर देते हैं डिवाइड बाय 144. इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या आंसर आता है. 194.4 डिवाइडेड बाय 144 दैट इज हाउ मच, that is how much, 1.35. do I have this answer? हाँ जी, बिल्कुल है ये राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 1.35. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कौन से दो फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले. पहले वाला ये फॉर्मूला जिसमें आपको नीचे ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में सिग्मा जो आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन वो एक्स स्क्वायर का आएगा, और यहाँ से आप कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो, एंड देन यू कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई एक्स विच इज वाई ऑन एक्स, राइट. चलिए, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल पे हम चलते हैं. 1 सेकेंड गाइस, हमारी जो जगह है थोड़े थोड़े सम्स बढ़ते जा रहे हैं, फॉर्मूले बढ़ते जा रहे हैं, तो लगती जा रही है. हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी क्विकली. या सो वी हैव क्वेश्चन 33. तो अगला सवाल जो हमारे पास आ चुका है दैट इज क्वेश्चन 33. फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अच्छा, पर हमें ऑप्शंस में रिग्रेशन लाइन तो कुछ नहीं दिया हुआ है,
हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। अच्छा, पूछा हमें बेसिकली आर एक्स वाई ही है और हमारे पास डेटा में है n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x इज इक्वल टू 120 दिया हुआ है, सिग्मा y इज इक्वल टू 150 दिया हुआ है। ओके, सिग्मा x माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125 दिया हुआ है, सिग्मा y माइनस 15 का होल स्क्वायर 180 दिया हुआ है। और हमें क्या वैल्यूज दी हुई है गाइस यहाँ पे, और वैल्यूज यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सिग्मा ऑफ x माइनस 12 y माइनस 15 इज इक्वल टू 90। नाउ ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी इजी सम, हमें ये चीज़ फिगर आउट करनी है और इतना सारा डेटा दिया हुआ है। इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, एक आर एक्स वाई का फॉर्मूला हमने अभी देखा था। कौन सा देखा था? एक आर एक्स वाई का फॉर्मूला ये देखा था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। इज दिस द ओनली फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? बिल्कुल नहीं, इसके और भी सारे फॉर्मूलेज हैं, मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसका समरी चार्ट भी प्रोवाइड किया, देखना जरूर, वहाँ से डाउनलोड जरूर करना उस चार्ट को। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का देयर इज वन मोर फॉर्मूला। व्हाट इज दैट वन मोर फॉर्मूला? सो आर एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट हैपेंस, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, एंड ब्रैकेट में क्या आ जाता है गाइस? ब्रैकेट में आ जाता है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। देयर इज सो मच समेशन, देयर इज सो मच स्क्वायर रूट, देयर इज सो मच दिस थिंग कि बोलने में थोड़ा फंबल अप हो जाता है, बट इंटेंट आप समझ ही चुके हो। तो देयर इज दिस वन मोर फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। अब यहाँ जो डेटा दिया हुआ है वो हमें यही डेटा दिया हुआ है गाइस। ये जो है x माइनस 12 होल स्क्वायर, ये क्या है? ये x माइनस एक्स बार ही तो है, ये x माइनस एक्स बार का ही तो स्क्वायर है। क्यों x बार 12 है? क्योंकि देखो है ना, हमारे पास यहाँ पे है ना समेशन ऑफ x 120 है, n है 10, तो मेरा मीन कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। उसी तरीके से y का मीन कितना आएगा मेरे पास? 150 बाई 10 दैट इज 15, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है और ये यहाँ आ गया। तो यानी हमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। तो कभी भी ऐसे बड़े सम से घबराना नहीं है, समझो उसमें क्या क्या दिया हुआ है और हम उस पर कौन सा रेलेवेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 90 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू कितनी है? 125 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 180, ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 90 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 2 इंटू 5। इस तरीके से आई कैन राइट इट डाउन। यस, सॉरी, इसमें एक और 2 आएगा, गलती हो गई मुझसे। 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 5 इंटू 2, तो दैट इज 180। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90, ये 5 में से 2 5 बाहर, स्क्वायर रूट, ये 2 में से 1 2 बाहर, और 3 का आ गया 3, 9 का आ गया 3। बस इसको सॉल्व कर लो। 90 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी? 0.60। सो व्हाट इज माय कोरिलेशन कोएफिशिएंट? इट इज 0.60। सिंपल सवाल है एकदम, 0.60 आपका राइट आंसर आ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दैट इज क्वेश्चन 33। सिंपल सा सवाल था। हमें ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले ऐसा भी अवेलेबल है, ऐसा फॉर्मूला भी होता है, ऐसा फॉर्मूला भी होता है। कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा डिपेंड करेगा। तो मोर द फॉर्मूला यू रिमेंबर, द मोर प्रैक्टिस यू डू, यू विल नेवर फेस एनी अदर प्रॉब्लम। चलिए मूविंग ऑन टूवर्ड्स अगला सवाल हमारे पास आ जाता है। बहुत सवाल अभी भी हमारे बाकी है, हम 33 पे पहुंचे हैं, वी हैव टू येट रीच 50। तो क्वेश्चन 34 है गाइस हमारे पास यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 34 को देखते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर गिवन एज, ओके, ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। तो हमारे को दिया हुआ है x ऑन y है -1.2 एंड y ऑन x की वैल्यू दी हुई है -0.3। हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछना है। ये तो उन्होंने मतलब कहते हैं ना, पूरा आपका कोरिलेशन रिग्रेशन का जो रिवीजन लिया है इस पेपर में, हर वो फॉर्मूला जो पॉसिबल हो सकता था कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। हमने कितने फॉर्मूले देखे? हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, राइट, अभी थोड़ी देर पहले। फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा, ये बड़ा सारा फॉर्मूला था, राइट, वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब तीसरा फॉर्मूला भी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, विच इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू byx। तो यहाँ पे दोनों की रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट करो, तो आप उन दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया, 1.2 इंटू -0.3, प्लस माइनस का साइन हम बाहर देखेंगे, उसके भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो ये कितना हो गया? 1.2 इंटू 0.3, 0.36। सो व्हाट इज माय वैल्यू? 0.6।
0.6 होगी वैल्यू या माइनस होगी, तो इसमें ध्यान रखना है द रूल इज जो कॉमन साइन होगा दोनों का वो आपको लेना है. तो कॉमन साइन इज माइनस, x on y is also minus, y on x is also minus. So यहाँ पे you will put the sign as minus. So your regression coefficient will not be positive 0.6, it will be minus sign. तो what is your right answer? ध्यान से सिलेक्ट करना, बी ऑप्शन है. सी डी मत कर लेना, वो माइनस 0.06 है और ये सिर्फ 0.6 है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी माइनस 0.6. ओके, क्या सॉल्यूशन चल रहे हैं, मतलब हमने लगातार 4 सम सॉल्व किए विच इज रिलेटेड टू रिग्रेशन, कोरिलेशन, एंड आई थिंक देयर इज वन मोर येट, फ्यू मोर क्वेश्चंस येट टू गो. अभी भी खत्म नहीं हुआ है. काफ़ी इंटरेस्टिंग फेवरेट चैप्टर लग रहा है इंस्टीट्यूट का मुझे. क्वेश्चन 35 की बात कर रहे हैं. एंड गाइज वेरी ऑनेस्टली इसके रिलेटेड मैंने इतने सम सॉल्व किए हैं इन दी लेक्चर्स जो फ्री में अवेलेबल है. आई एम टाइम एंड अगेन टेलिंग यू दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दीज सम्स. आप ऐसे इनको सॉल्व कर लोगे. हमारे पास है x बार इज इक्वल टू 6, y बार इज इक्वल टू 7. हमें दिया हुआ है by(x) इज इक्वल टू 0.45, bxy इज इक्वल टू 0.65. हमें पूछा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y. x on y हमें पूछा है. कौन सी? x on y पे रिग्रेशन इक्वेशन पूछी है, यानी आपको ये किस फॉर्म में निकालनी है? x इज इक्वल टू y प्लस किस फॉर्म में आप निकालोगे? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि LHS में x लेना है, RHS में आपका क्या आएगा? RHS में आपका y की वैल्यूज आएंगी बिकॉज x on y चल रहा है. तो यहाँ आप लोगे x माइनस x बार एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? b ऑफ x y. y बिकॉज हमें x on y के ऊपर से निकालना है और ये आ गया y माइनस y बार. बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस x बार कितना है हमारे पास? 6. b ऑफ x y कितना है? 0.65. अब देखो इस वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, पर ये कंफ्यूज करने के लिए क्या by(x) लो या bxy लो. और ये हुआ y माइनस y बार कितना है? 7. तो ये हो गया x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0.65, y माइनस 7. इसको सॉल्व करें. x माइनस 6 इज इक्वल टू 0.65, y माइनस 0.65 इंटू 7, 4.55. तो x माइनस 0.65y, दिस इज इक्वल टू माइनस 6, 1.45. So this is my equation, x minus 0.65y and is equal to 1.45. So ये मेरा right answer निकल के आ जाता है, which is option number D. So that is my right answer for question number 35. Right guys? चलिए moving on towards the next question. एक I think theory question हमारे सामने आया है, उसे फटाफट हम solve कर लेते हैं. One second. Yeah. The correlation coefficient between shoe size and intelligence of a person. जितना बड़ा shoe size उतना आप intelligent? बिल्कुल भी नहीं. तो ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो कैसा है? इट इज़ नो नॉनसेंस, कोई सेंस ही नहीं है उनके बीच में. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आ जाते हैं. वापस से कोरिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक्स ऑफ n स्टूडेंट्स. अच्छा ये वो रैंक कोरिलेशन वाला फॉर्मूला आ गया है. n कितना है? अच्छा n तो फाइंड करना है हमें. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड वो पता करना है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.25. और हमें दिया हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक 63. तो वो पता है वो फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. ये वो फॉर्मूला है, याद रखना. कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला. और हमारे को जो चीज़ अवेलेबल है ना वो ये है सम ऑफ किसका? सम स्क्वायर्स ऑफ व्हाट? डिफरेंसेस ऑफ रैंक्स. तो ये जो d स्क्वायर है वो डिफरेंस ऑफ रैंक्स आता था, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, उसका सम की वैल्यू दी हुई है विच इज़ 63. और हमें क्या फिगर आउट करनी है? हमें n की वैल्यू फिगर आउट करनी है और r की वैल्यू है ही 0.25. तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. 0.25 किया, दिस इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 63, नीचे n स्क्वायर माइनस 1. अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ गया, इसको हम ऐसा कर लेते हैं. चलो 6 इंटू 63 यहाँ पॉजिटिव में चलते हैं. यहाँ n स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज 1 माइनस 0.25. ये आ गया 6 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 0.75 एंड दिस इज n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1. तो 6 इंटू 63 डिवाइड बाई 0.75, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 501 n स्क्वायर माइनस 1. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे सॉल्व करो, या अगर आप मेरी ट्रिक मानो ऑप्शन मेथड से चले जाओ. n की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, सिंप्लीफाई करके डालते जाओ. सपोज n इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास RHS में क्या आया? 8, फिर 8 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 8, 64 माइनस 1 यानी 8 इंटू 63. तो 8 इंटू 63 इज 504. चलो फर्स्ट ऑप्शन में सेट हो गया अपने को, तो आगे करना ही नहीं है कुछ. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अगेन इस क्वेश्चन में क्या चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए.
रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1. देन इट वाज अ इजी क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन 38 जो आता है अगेन इवेंट्स के रिलेटेड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सॉस्टिक, वेरी सिमिलर सम आई हैव टोल्ड इन द लेक्चर्स. इसका आंसर आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39. ओहो हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक. क्वेश्चन 39 हमें क्या कहता है? सो क्वेश्चन 39 हमें कहता है दैट टू परफेक्ट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. आपने दो डाइस एकदम ऐसे चौरस के वो दो डाइस आपने फेंके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8. तो 8 आने की क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 1+ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मिनिमम 2 आना पड़ेगा, या 6+2 कुछ भी बोल दो, या 3+5, 5+3 बोल दो, या 4+4 बोल दो, और कोई पॉसिबल नहीं है. टोटल आउटकम्स हम जानते हैं, आप जब दो डाइस थ्रो करते हैं तो कितने आ सकते हैं? 36. ये हम सब जानते हैं, 6 × 6, राइट. तो अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? 5 आउटकम्स हैं, और टोटल आउटकम्स कितने? 36. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द आंसर इज 5/36. सिंपल सा सवाल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो व्हाट इज यहाँ पे अगेन टोटल आउटकम्स आपको पता होना चाहिए. द टोटल आउटकम्स इज व्हाट? द टोटल आउटकम्स इज 36, और 8 के आने के चांसेस क्या क्या है, राइट. चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स अगला सवाल. अगला सवाल आता है हमारे पास क्वेश्चन 40. 1 सेकेंड. ओके, क्वेश्चन 40 हम यहाँ पे लिख देते हैं. फॉर द इवेंट्स, क्या इवेंट दिए हुए हमें ए एंड बी के लिए दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज कितना? 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है 7/12. हमें फिगर आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैपेंस. दिस इज द व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. इजी है, बहुत इजी है. फॉर्मूला याद रखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ then divided by probability of b. So this is the formula. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. वो कैसे आएगा? तो वो इस तरीके से आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. तो ये कितना है हमारे पास? दिस इज 7/12. दिस इज व्हाट? 1/2 प्लस 1/3. दिस इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना आ गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 5/6 माइनस 7/12. दिस इज 12. दिस इज 10 माइनस 7. दिस इज व्हाट? 3/12 विच इज नथिंग बट 1/4. बस अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना आया? 1/4 ही आया ना, 3/12 1/4 या. एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3. तो यहाँ हमने कर दिया 1/3, तो ये हुआ 1/4 into 3 into 1, so this is what? 3/4. So what is my right answer? 3/4 is my right answer, which is option number A. Easy सवाल है, अगेन आपको वो प्रॉपर्टी याद होगी, then you will be able to easily solve it. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 41. थ्योरी क्वेश्चन है ये. बोलता है हमें ये क्वेश्चन, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ. हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट है. सो अब देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? A will happen irrespective of B happening or not. B will happen irrespective of A happening or not. So देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सी को एक बार देखो, ऑप्शन सी जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी को हम देखते हैं. ऑप्शन सी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B is equal to probability of A. Now understand, ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन क्या है? अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट. पर अगर इफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कुछ भी हो, दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. वाई? ए हो, बी हो या नहीं हो, ए विल हैपन. तो अगर दिस बिकम्स इक्वल टू दिस थिंग, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? विल ऑलवेज रिमेन irrespective of what probability of B is there or not. Why? Because इसका फॉर्मूला तो ये है, पर अगर हम इसको इसी से इक्वल कर दें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाएगा that it is not dependent on that happening. It is not dependent on B it is happening or not, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी के इक्वल ही आ गई है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा उतनी ही रहेगी. आप उसको इस तरीके से अगर पूछना भी चाहते हो, दैट विल ऑलवेज रिमेन दिस थिंग बिकॉज दे बोथ आर सच इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 41. क्वेश्चन 41 के बाद आता है गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42. 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट
erase and get some space. Yeah. Question 42 हमें कहता है there is a deck, a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of drawing a king or queen of a spade. अच्छा, तो हम जानते हैं कि there are 4 cards, there are 4 colors basically जो cards में होते हैं. हिंदी में हम उसे कहते हैं लाल, ईट, and you know चिड़ी, and one more thing which I'm forgetting right now, but okay, whatever be the case, so there are 4 such colors. So there are 4 colors. अब हमें पूछा है कि what is the probability of drawing a king या फिर क्वीन, और किसका, स्पेड का हमें पूछा है. किसका पूछा है, स्पेड का. तो स्पेड एक पर्टिकुलर कलर होता है. तो एक स्पेड में अगर सपोज हम स्पेड कलर की बात करें, उसमें एक ही किंग हो सकता है, एक ही क्वीन हो सकता है, एक ही जैक हो सकता है, एक ही एस हो सकता है. तो अगर हम स्पेड की बात करें, सो देर आर 13 स्पेड्स विच आर देयर. ठीक है, देर आर टोटल डेक ऑफ 52 कार्ड्स जिसमें 13 स्पेड्स होते हैं, 4 कलर्स होते हैं, उसमें से एक कलर होता है स्पेड, और उसमें देर इज अ किंग, there is a queen, there is a jack, and then there ace, and then there are 2, 3, 4, 5 normal numbers. हमने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड से, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि या तो वो किंग हो या क्वीन हो, पर किसका हो, सिर्फ स्पेड का ही हो. तो किंग होने के चांसेस क्या है, किंग है वो कार्ड, इसके चांसेस क्या है, इसके चांसेस है 1/52, या फिर वो क्या हो, क्वीन, तो 1/52 अगेन. तो ये आ गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी. ये ऐड होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ईदर दिस और दिस. तो ये आपका आ गया 1/26. So what is my right answer? My right answer is 1/26. प्लीज इसमें गलती मत करना. कई स्टूडेंट्स इसमें पता है क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं 4/52 प्लस 4/52. टोटल किंग्स कितने होते हैं कार्ड्स में, 4, तो हमने 4 कर दिया. टोटल क्वीन कितनी होती है, 4, तो हमने 4 कर दिया. जबकि ऐसा नहीं है, आपको ये पूछा है ऑफ स्पेड कितने हैं, तो वो हमारे पास 1 ईच ही है. सो रिमेंबर कि ये 1/52 प्लस 1/52 होगा, एंड ना कि 4/52 प्लस 4/52. राइट. चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43. क्वेश्चन 43 हमारे पास है, आपने एक परफेक्ट डाई को थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 4, 6. ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. आपने एक बार फेंका, आपको चाहिए या तो इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन हो सकता है, 3 एंड 6. तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ऑफ द इवेंट हैपनिंग इज व्हाट, इनमें से कोई भी 3 यानी 3. अब ये तो कॉमन ही हो गया इसमें, सॉरी नॉट दिस वन, 6 तो कॉमन ही आ गया, तो इसको वापस से लेने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 4. टोटल आउटकम्स विच इज अवेलेबल, पॉसिबिलिटीज इज 4 एंड टोटल which we have is 6. तो ये आ गया आपका 2/3. So what is the right answer? Your right answer is option A, that is 2/3. इसमें ध्यान रखना, इसके केसेस हैं 3, इसके केसेस हैं 2, पर दोनों में ओवरलैप कौन सा हो रहा है, ये 6 ओवरलैप हो रहा है. तो इसको आप 2 बार नहीं कंसिडर करोगे, एक ही कंसिडर करोगे. तो ये 1, 2, 3 और ये 4 केसेस. तो पॉसिबल केसेस कितने हैं, 4. टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, जो हम डिवाइड करेंगे. तो 2/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ दिस सिचुएशन. क्वेश्चन 44 हमारे पास आ जाता है, विच इज रिलेटेड टू मूविंग एवरेज. दिस अगेन क्वेश्चन हैज बीन एक्सप्लेन वेरी नाइसली इन द लेक्चर्स. ये आप देखेंगे हमारे लेक्चर्स में से, आपको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको देखने हैं. मूविंग ऑन टुवर्ड्स अगला सवाल, क्वेश्चन 45. क्वेश्चन 45 हमारे पास आ जाता है. क्वेश्चन 45 पर्टेन्स टू, हमें वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो हमारे पास है यहाँ पे वेट, हम लिख देते हैं 40. आइटम वाइज वेट है, यहाँ पे फर्स्ट आइटम है, सेकंड है, थर्ड आइटम है, उसको वेट दिया हुआ है 20 एंड फोर्थ आइटम है 10. और हमारे पास बेस ईयर की प्राइस है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ P0. तो P0 आ गया 2542. और हमारे पास है प्राइस 1, मतलब करंट ईयर की प्राइस है हमारे पास, दैट इज 4, 6, 5 एंड 3. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स मेथड. तो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ करके लिख देते हैं P1/P0 इंटू 100. ठीक है, तो ये हो गया 4/2 इंटू 100, ये हो गया 6/5 इंटू 100, 5/4 इंटू 100 एंड 3/2 इंटू 100. इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. ये आ गया 200, ये आ गया हमारे पास 120, ये आ गया हमारे पास 125, राइट, हाँ 125, और ये हमारे पास आ गया 150. अब इसको हम वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेटली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका वेट हो गया 0.4, ये 0.4 ले लिया मैंने. हाँ कैसे, क्योंकि इसका टोटल कितना है 100, 40, 30, 70, 20, 10, 100.
तो इसका अकॉर्डिंगली क्या हो गया परसेंटेज 0.4, 0.3, 0.2, 0.10। अब ये जो मेरे पास नंबर्स है इसमें से वेट मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हुआ इंटू 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.1। तो ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव का कितना आ गया 80, ये आ गया 36, ये आ गया 0.2 125 इंटू 0.2 दैट इज 25 और ये आ गया हमारे पास 15। तो हमारे पास वेटेड एवरेज कितना आ गया 80 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 15 दैट इज 156। सो दिस इज माई इंडेक्स नंबर विच इज 156। क्या है ये आंसर 156? दिस इज माई वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। ये मेरा वेटेड एवरेज आया। इसमें सबसे पहले आपको प्राइस का रिलेटिव निकालना है और फिर आप वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए 156, राइट। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर, लास्ट 5 क्वेश्चंस टू गो गाइज एंड देन वी आर डन विद CMA फाउंडेशन पेपर। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि आपका स्कोर क्या आया बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड। अगर आपको कुछ डाउट भी हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 46 की हम बात करते हैं। हमें दिया हुआ है कुछ डेटा, समेशन ऑफ P0 Q0, अगेन इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है। समेशन ऑफ PN Q0 हमें दिया हुआ है 1900, समेशन ऑफ P0 QN का वैल्यू दिया हुआ है 1344, समेशन ऑफ PN QN की वैल्यू दी हुई है 1880। हमें लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सो व्हाट वी हैव टू फिगर इट आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। नाउ लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का देयर इज अ फॉर्मूला। सो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स as per the last year's method, it is summation of PN Q0 summation of P0 Q0 into 100। ध्यान रखना last year's वाले फॉर्मूले में it is summation of PN upon summation of PN Q0 upon summation of P0 Q0, that is always the formula। so अब इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो रेलिवेंट वैल्यू आ गई वो कौन सी आ गई, एक तो ये 1900 और एक आ गई ये 1360 into 100। So what is my right answer? My right answer is 1900 divided by 1360 into 100, that is 139.70। So मेरा right answer क्या निकल के आया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 139.70। फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूले में PN Q0 वाला फॉर्मूला है, ये गलत फॉर्मूला आप लोग प्लीज मत लगा देना। सो दैट वाज क्वेश्चन 46। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द अगला सवाल, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स एज पर लेस्पियर्स मेथड दिया हुआ है 147.28 एंड पार्शियस प्राइस इंडेक्स मेथड भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है व्हिच इज 143.26 और बोली का प्राइस इंडेक्स पूछा है। क्या हम निकाल सकते हैं? यस, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट होता है बोलीज के हिसाब से प्राइस इंडेक्स मेथड। फॉरगिव मी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहे हैं तो। फॉर्मूला मैं फिर से आपको यहाँ लिख दूँ, प्राइस इंडेक्स ऑफ बोली इज बेसिकली अ स्क्वायर रूट ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ लेस्पियस प्राइस इंडेक्स ऑफ पार्शियस, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 147.28 इंटू 143.26, ये आता है कुछ वैल्यू ऑफ 21099.3328। इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, वैल्यू आ जाती है 147.28 इंटू 143.26, ये आता है दिस, इसका स्क्वायर रूट 145.25 आता है। सो हमने क्या किया, दोनों इंडेक्स नंबर्स को 147.28 इंटू 143.26 मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लिया। सो ये आ गया 145.256। अब हमारे ऑप्शंस देखते हैं हम, 145.27 भी है एंड 145.25 भी है। तो देखो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस है 145.27 145.25, आप कौन सा लेंगे? आप 25 वाला लेना। उसका रीज़न है क्योंकि अगर इसको राउंडिंग ऑफ करना भी हुआ, इसको राउंडिंग ऑफ करके हम 145.26 तक ही जाएंगे, 27 तक नहीं जाएंगे। सो दैट्स व्हाई सिलेक्ट द ऑप्शन एज ऑप्शन डी। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स लास्ट 3 क्वेश्चंस गाइस, एकदम लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 है हमारे पास। यहाँ पे एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ये तो सवाल है जो हमने कितनी बार किया होगा। सो अब इस सवाल को कैसे करना है, 3 बार कॉइन टॉस किया, एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? तीनों हेड, या फिर
एक टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस हैं, तीनों टेल आ जाए, 2 टेल 1 हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए. सो दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ये हमने सम कितनी बार किया हुआ है. अब हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है? ये. इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या? नहीं. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 3. टोटल आउटकम्स 8. सो व्हाट इज माई राइट आंसर? माई राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 48 इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 49 ये है अगेन बेस थ्योरम के ऊपर, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स में. ये आप सवाल देखेंगे मेरे लेक्चर्स में से, वहाँ पे सेम सम आई हैव सॉल्व. फाइनली गाइज क्वेश्चन 50, इफ ए बी एन इवेंट, अगर कोई एक इवेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी मोर देन 0? बिल्कुल भी नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी मोर देन इक्वल टू 0? नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल लाई बिटवीन 0 to 1? येस, दैट इज द राइट आंसर. क्या वो -1 वाली बात हो सकती है? नहीं, ऑप्शन डी तो गलत है ही, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑल राइट गाइज, एक्सेप्ट फ्यू सम्स जो आपको मेरे लेक्चर्स में से देखने, विच इज लाइक 3 और 4, सारे सम्स हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं फॉर योर CMA फाउंडेशन जून 2024 का क्वेश्चन पेपर. अच्छा पेपर था ये, काफ़ी अच्छा पेपर था ये, काफ़ी अच्छे सम्स हैं यहाँ पे. देयर वाज अ नाइस कवरेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर. कोरिलेशन रिग्रेशन में से भी इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछा, APGP से भी पूछा, रेशियो से भी पूछा, इक्वेशन से भी पूछा, डिस्टेंस ट्रैवल से भी पूछा, मीन मीडियन मोड से पूछा. एवरी चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चन पूछे एंड दैट इज हाउ द पेपर शुड ऑलवेज बी. सो अगर आपको ये लेक्चर देख के मज़ा आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब वाले चैनल को. हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशन. उसे 5 स्टार रेटिंग दीजिए, भर भर के अच्छा सा रिव्यू दीजिए. एंड प्लीज़ गाइज, आपकी पूरी CMA फाउंडेशन की पढ़ाई आप हमारे साथ कर सकते हैं. आपको लेक्चर्स के लिए कोई पैसा नहीं देना. इट इज़ कम्प्लीटली फॉर फ्री. देयर इज़ नो चार्ज फॉर द लेक्चर्स. येस, वी डू प्रोवाइड अ फैंटास्टिक क्वेश्चन बैंक, लाइब्रेरी, नोट्स हम देते हैं, एक डेडिकेटेड मेंटर सपोर्ट देते हैं, विच इज़ अगेन चार्जेबल एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. तो वो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा, लेक्चर्स हमारे ज़रूर देखिएगा. एंड CMA से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स रहे होंगे, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. यहाँ पे कमेंट जरूर करना, लाइक ज़रूर करना एंड एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना. बाय गाइज.